Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Furqan, your biology teacher, and today we are going to discuss about chapter number 2, biological molecules. Dear students, जब हम बात करते हैं इस biological molecules की, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो कि हमारे पास टोटल बायोलॉजी का जो पेपर होता है 85 मार्क्स का, इसमें से जो 9 मार्क्स का पेपर है वो इस चैप्टर नंबर 2 में से बनता है, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 MCQs बनता है। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई के साथ है। तो हम जब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है बायोकेमिस्ट्री, कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। तो जब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो हम कहते हैं कि ऑल द केमिकल कंपोनेंट्स, वो तमाम केमिकल कंपोनेंट्स यानी कि वो तमाम कीमियाई अज्जा एंड केमिकल प्रोसेसेस, वो तमाम कीमियाई अमल विच आर अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों के जिस्मों में मौजूद तमाम कीमियाई अज्जा और जानदारों के जिस्मों में होने वाले कीमियाई अमल, इनकी जो स्टडी होती है उसे दरअसल हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या हो गई कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ chemical components and chemical processes which are occurring in living organisms। तो दूसरी अहम बात यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, why the study of biochemistry is important, यानी कि importance of biochemistry। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की, तो हम कहते हैं टू अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री, इस बायोकेमिस्ट्री को समझना एसेंशियल है। क्यों? टू अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ सकें किसको, एनाटॉमी, टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी, अंदरूनी साख्तों का मुताला, एंड फिजियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इंतहाई ज़रूरी होती है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदारों के अंदरूनी औज़ा या और फिर हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं इन ऑर्गन्स के, इनको समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। लाइक हमारे पास याद रखें जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, अब ये सारे प्रोसेस हम कह सकते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं। तो इन तमाम को समझने के लिए हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जानदारों में बेशुमार केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। याद रखें जानदारों में पाए जाने वाले जितने भी मुरक्कबात होते हैं, या तो वो होते हैं ऑर्गेनिक या होते हैं
इनऑर्गेनिक, नामियाती और गैर नामियाती। तो जानदारों के जिस्मों में पाए जाने वाले जितने भी कीमियाई मुरक्कबात होते हैं वो या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो हम कहते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों। देखिए हमारे पास जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होंगे लाइक C6H12O6 ग्लूकोज। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और याद रखें जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होते, H2O हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं। हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो हम कहते हैं कि ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब सवाल होता है कार्बन तो मौजूद है लेकिन याद रखें कार्बन और हाइड्रोजन का एक साथ मौजूद होना ज़रूरी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वजह से कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हमारे पास याद रखें जानदारों में पाए जाने वाले जितने भी मुरक्कबात होते हैं, जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं और केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये तमाम दरअसल आते हैं कहाँ पर? बायोकेमिस्ट्री में। और हम कह सकते हैं कि इन सब की जो बेस होती है वो किसके ऊपर होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ऊपर होती है। याद रखें ये जो लाइफ है ये डिपेंड करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ऊपर, यानी कि जिंदगी का इन्हिसार मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ डिपेंड करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो हमारे पास याद रखें ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हम कह सकते हैं कि ऑल द रिएक्शंस, यानी कि जानदारों के जिस्मों में वकू पजीर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। यानी कि हमारे जिस्मों में मजमूई तौर पर जितने भी प्रोसेसेस वकू पजीर हो रहे हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन या तो एनाबोलिज्म की सूरत में होंगे या फिर होंगे कैटाबोलिज्म की सूरत में। तो हम कह सकते हैं कि या तो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं या कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और याद रखें एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान क्या होती है? एनर्जी यूज होती। अब हमारे पास याद रखें एनाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना होता है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है कि एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लाइट एनर्जी की मदद से ग्लूकोज तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। जबकि अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक रिएक्शंस। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं यहाँ पर। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी यूज होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हमारे पास याद रखें यहाँ पर इस एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, इंटर कन्वर्जन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स इंटर कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान। यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे और फिर ये छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर दोबारा एनाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का इंटर कन्वर्जन, बाहिमी तबादला होता रहता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।